बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 1। आज हम पढ़ेंगे फार्मूला मैथ्स और मॉलिक्यूलर मैथ्स में क्या फ़र्क है। मिसालों की मदद से इस फ़र्क को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। मॉलिक्यूलर मैथ्स, फार्मूला मैथ्स, इनको समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। गौर से समझिएगा ज़रा इस बात को। कोई भी शय मुख्तलिफ़ हालतों में पाई जाती है। मिसाल के तौर पर जैसे हमने कहा एलिमेंट एक शय है, कंपाउंड एक शय है। इसी तरह से आयनिक कंपाउंड ये भी एक शय है, आयोनिक स्पीशी ये भी एक शय है। तो शय की ये चार मुख्तलिफ़ हालतें हैं: एलिमेंट, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड या आयोनिक स्पीशी। मैं इनमें से दो की बात करता हूँ, कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड। दोनों में फ़र्क है। कंपाउंड, इसको मैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहता हूँ, क्योंकि आपने पढ़ा कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनकी हालत मॉलिक्यूलर नहीं होती। वो मॉलिक्यूलर अपनी कंसंट्रेशन एलिमेंट के एटम्स के लिहाज से नहीं रखते। उनकी नेचर क्या होती है, उनकी माहियत क्या होती है, वो आयोनिक होती है, क्योंकि वो फार्मूला यूनिट्स के मिलने से बने होते हैं। वो सहतरफी क्रिस्टल लेटस की शक्ल में पाए जाते हैं। तो लिहाजा अभी ये दो बातें याद रखें आप लोग कि शय दो तरह की होती हैं। वैसे तो मैंने और भी आपको इसकी मिसालें दे दी हैं, लेकिन अभी आप यही बात याद रखें कि कोई भी शय दो तरह की है। कौन कौन सी? मॉलिक्यूलर कंपाउंड ये भी एक शय है, और दूसरे नंबर पर आयोनिक कंपाउंड ये भी एक शय है। मॉलिक्यूलर कंपाउंड का जो सबसे छोटा ज़र्रा है उसको मैं मॉलिक्यूल कहता हूँ। मॉलिक्यूलर कंपाउंड के सबसे छोटे ज़र्रे को मॉलिक्यूल पढ़ा जाता है, जबकि आयनिक कंपाउंड के सबसे छोटे ज़र्रे को क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट। आप पीछे भी पढ़ के आए हैं। तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड का सबसे छोटा ज़र्रा मॉलिक्यूल, आयनिक कंपाउंड का सबसे छोटा ज़र्रा फार्मूला यूनिट। अब अगर मैंने मॉलिक्यूलर कंपाउंड का मास जाहिर करना है तो इसको मैं जाहिर करता हूँ मॉलिक्यूलर मास में, जबकि अगर मैं किसी आयनिक कंपाउंड का मास जाहिर करना चाहता हूं तो इसको मैं जाहिर करूंगा फार्मूला मास में। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड का सबसे छोटा जर्रा क्या है? मॉलिक्यूल। तो लिहाजा मॉलिक्यूलर कंपाउंड के मास को जाहिर करेंगे मॉलिक्यूलर मास में, जबकि आयनिक कंपाउंड का सबसे छोटा जर्रा क्या है? फार्मूला यूनिट। इसलिए आयनिक कंपाउंड के मास को हम जाहिर करेंगे किसमें? फार्मूला मास के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों बातें समझ आई होंगी कि आयनिक कंपाउंड के मास के लिए हम फार्मूला मास की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, जबकि किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड के मास को जाहिर करने के लिए हम मॉलिक्यूलर मास की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं कि मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, फार्मूला मास होता क्या है। तो सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर मास की तारीफ करते हैं यहाँ पे कि मॉलिक्यूलर मास है क्या। किसी भी कंपाउंड के मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के मजमूए को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। मतलब कोई भी कंपाउंड हो, उस कंपाउंड के जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स होंगे, एलिमेंट्स के एटम्स के, कोई भी कंपाउंड हो, उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन तमाम एलिमेंट्स के एटम्स के जो एटॉमिक मास होंगे, उन तमाम को जब मैं जमा कर दूंगा तो मेरे पास जो जवाब आएगा वो जवाब क्या कहलाएगा? उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। मैंने ये बात पहले ही आपको वाज़ह कर दी कि एक कंपाउंड, इसका जो सबसे छोटा ज़र्रा है वो एटम है, इसका जो सबसे छोटा ज़र्रा वो मॉलिक्यूल है। कंपाउंड का सबसे छोटा ज़र्रा क्या है? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल बजाते खुद किसके मिलने से बना है? आप पढ़ के भी आए हैं, एलिमेंट्स के मिलने से बना है।
जबकि एलिमेंट का सबसे छोटा जर्रा क्या होता है? एटम। तो हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास क्या, तो किसी भी कंपाउंड में पाए जाने वाले मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स के, और एटम्स के मास को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। तो इनके मजमूए को हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर मास। मतलब एलिमेंट्स के एटम्स मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा। एलिमेंट के एटम का मास क्या था? एटॉमिक मास। तो जब मॉलिक्यूल बनेगा इसके मास को हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर मास। तो ये मॉलिक्यूलर मास असल में इस मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाने वाले तमाम एटम्स के एटॉमिक मास का एक मजमूआ होगा। इस सारी बात को मिसाल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर हम मालूम करना चाहते हैं नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास मालूम करना चाहते हैं। नाइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला क्या है? HNO3। हम लोग इसका मॉलिक्यूलर मास मालूम करना चाहते हैं। ज़रा तारीफ को गौर से देखें और इसके मॉलिक्यूलर मास को मालूम करने की कोशिश करें। मैं जानता हूं कि मॉलिक्यूलर मास नाइट्रिक एसिड का किसके बराबर होगा? मैं इधर लिख लेता हूं, नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास बराबर होगा किसके? पहले तो आप ये देखें हमारी तारीफ क्या कहती है। हमारी तारीफ कहती है कि जो मॉलिक्यूलर मास है वो मजमू है। किस चीज़ का मजमू है? वो एटॉमिक मासेस का मजमू है। किसके एटॉमिक मासेस का मजमू है? एटॉमिक मासेस एटम्स के होते हैं, तो एटम्स के एटॉमिक मासेस का मजमुआ। अब जरा देखें कि नाइट्रिक एसिड के अंदर कौन कौन से एटम्स हैं और कितने एटम्स हैं। तो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये 3 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं हाइड्रोजन के एटम की बात करूं तो 1 है, नाइट्रोजन के एटम की बात करूं तो वो भी 1 है, जबकि ऑक्सीजन के एटम की बात करूं तो ये 3 है। मैंने क्या करना है? मैंने नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास मालूम करने के लिए इन तीनों एलिमेंट्स के ये जो एटम्स हैं हर एक एटम के एटॉमिक मास को आपस में जमा कर देना है, और जमा करने से मेरे पास क्या निकलेगा? नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। करके देखते हैं। तो तारीफ के मुताबिक किस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं? मैं लिखूंगा एटॉमिक मास ऑफ या हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। सबसे पहले लिखूंगा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, मतलब तीनों एलिमेंट के एटम्स के एटॉमिक मासेस को जमा करना है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जमा नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, तीसरे नंबर पर जमा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। तीनों को जमा कर दूंगा। अब एक बात ज़हन में रखें, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, अब हाइड्रोजन है कितने? हाइड्रोजन 1 है, तो लिहाजा मैं इसको बस ऐसे ही लिखा रहने दूंगा जैसे लिखा हुआ है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, एक ही हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक मास मैं यहाँ पे लिख दूंगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, नाइट्रोजन कितने हैं? नाइट्रोजन भी 1 है, इसको भी इसी तरह से लिखा रहने देंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे। जबकि ऑक्सीजन को जरा गौर से देखें, ऑक्सीजन कितने हैं? 3। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, यहाँ पर तो 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आएगा, लेकिन मुझे तो 3 ऑक्सीजन चाहिए। तो फिर इनको 3 करने के लिए मैं ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को किसके साथ ज़रब दे दूंगा? 3 के साथ। तो जब 3 के साथ ज़रब दे दूंगा तो मेरे पास तीनों ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यहाँ पर आ जाएगा। फिर मैं उन तीनों ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को नाइट्रोजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ जमा कर दूंगा, तो मेरे पास नाइट्रिक एसिड का मास निकलेगा। करके देखते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास सारे जानते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट, ये निकला है 1 AMU, जमा नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 AMU, जमा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, और इसको मैं ज़रब दूंगा किसके साथ? 3 के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन 1 नहीं था, ऑक्सीजन 3 थे। अब इसको मज़ीद हल करते हैं, तो यहाँ पर ये तो 1 ही रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, ये भी 1 ही रहेगा,
ये 14 रहेगा, इसमें भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। जबकि 16 को जब मैं 3 के साथ ज़रब दूंगा तो मेरे पास इसका जवाब क्या आ जाएगा, 48। अब मैं क्या करूंगा, मैं 48, 14 और 1 इन तीनों को आपस में जमा कर दूंगा और जमा करने के बाद मेरे पास जो जवाब आएगा वो नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास आएगा, जो कि कितना आएगा, 63 AMU। तो ये मेरे पास क्या निकल आया, नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास। तो नाइट्रिक एसिड बच्चों हमारे पास क्या है, नाइट्रिक एसिड हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। तो ये मैंने पहले ही बता दिया कि मॉलिक्यूल का जो मैस है वो मॉलिक्यूलर मैस कहलाता है। मॉलिक्यूलर का मैस मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। और इसको कैसे निकाला गया, इस मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले तमाम एलिमेंट के एटम्स के एटॉमिक मास के मजमूए से। कैसे निकाला गया, तमाम एलिमेंट के एटम्स के एटॉमिक मास के मजमूए से निकाला गया। इसी बात को समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। जैसे मेरे पास है, मैं पानी की बात करता हूँ, पानी एक आसान है, उसको समझना भी आसान है। तो पानी की मिसाल से समझते हैं। पानी का ये भी एक मॉलिक्यूल है, पानी इसका मास भी मॉलिक्यूलर मास ही होगा। तो पानी का मॉलिक्यूलर मास, ये मैं बात कर रहा था, ये मैंने पहली मिसाल दी है आपके सामने। और यहाँ पे अब हम दूसरी मिसाल पढ़ने जा रहे हैं। तो पानी का इस हवाले से आपको फार्मूला पता होना चाहिए अगर आप उसका मॉलिक्यूलर मास मालूम करना चाहते हैं। तो पानी का फार्मूला होता है, आप जानते हैं, H2O। ये पानी का फार्मूला है। तो पानी का मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर आएगा, ज़रा इस फार्मूले को ध्यान से देखें, आप अपनी तारीफ को ध्यान से देखें। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि पानी का मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, क्योंकि पानी के अंदर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दो चीज़ें हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जमा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। अब जरा गौर से देखें, हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन तो हमारे पास सिर्फ एक है, तो लिहाजा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इसको किसी भी अदद के साथ ज़रब देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2। तो अगर हाइड्रोजन 2 हैं तो फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको 2 के साथ ज़रब भी देंगे, ताकि हमारे पास जो एटॉमिक मास निकले वो एक हाइड्रोजन का नहीं निकले बल्कि वो 2 हाइड्रोजन का निकले। और 2 हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को और एक ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को जब हम आपस में जमा करेंगे तो मेरे पास पूरे पानी का क्या निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। तो आइए देखते हैं कि क्या निकलेगा। ये एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 एटॉमिक मास यूनिट, जबकि 2 का, जब मैं 2 को 1 से ज़रब दूंगा तो 2 निकल आएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 एटॉमिक मास यूनिट। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, 2 को 1 से ज़रब देते हैं तो ये बन जाएगा 2 AMU एटॉमिक मास यूनिट, जबकि ये है 16 AMU एटॉमिक मास यूनिट। मैं दोनों को जमा करता हूँ तो मेरे पास जवाब आ जाएगा 18 AMU। तो ये मेरे पास क्या निकल आएगा, पानी का मॉलिक्यूलर मास। कितना निकला हमारे पास पानी का मॉलिक्यूलर मास, 18 एटॉमिक मास यूनिट। ये पानी का मॉलिक्यूलर मास है। आगे चलते हैं फार्मूला मास की तरफ। फार्मूला मास किसे कहते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास जो आयोनिक कंपाउंड है, चूंकि वो फार्मूला यूनिट्स के मिलने से बना होता है, इस वजह से पूरे आयोनिक कंपाउंड के मास को क्या कहते हैं, फार्मूला मास कहते हैं। तो ज़रा देखते हैं कि तारीफ हम इसकी कैसे कर सकते हैं फार्मूला मास की। तो आप इसको लिखेंगे, किसी भी आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूला यूनिट के
फार्मूला यूनिट के एटम्स के एटॉमिक मासेस के मजमूए को फार्मूला मास कहते हैं। यहां पे हमने बात की थी किसकी? कंपाउंड के मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम्स के एटॉमिक मास। यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी? आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड का सबसे सादा यूनिट क्या है? फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट एटम्स के मिलने से बना होता है। मैं बात करता हूँ सोडियम क्लोराइड जो कि एक फार्मूला यूनिट है, और ये सोडियम एटम और क्लोराइड एटम के मिलने से बना हुआ है। तो इन एटम्स के जब एटॉमिक मासेस को मैं आपस में जमा करूंगा तो मेरे पास पूरे कंपाउंड यानी कि पूरे फार्मूला यूनिट का क्या निकल आएगा? फार्मूला मास निकल आएगा। तो मिसाल की मदद से इसको वाज़ेह करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक आयनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला मास है वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं? उसके लिए हमें सोडियम क्लोराइड का फार्मूला पहले पता होना चाहिए, और सोडियम क्लोराइड का फार्मूला है हमारे पास NaCl। अब ज़रा इसकी तरफ आते हैं कि कैसे हम ये फार्मूला मास मालूम करते हैं सोडियम क्लोराइड का। तो पहले तो इसमें देखें कि इस फार्मूला यूनिट के अंदर कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। कौन कौन से? सोडियम और क्लोरीन। तो बिल्कुल इसी तरह से इसको भी मालूम करेंगे फार्मूला मास को। तो आइए देखते हैं। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास ये किसके बराबर होगा? पहले नंबर पर सोडियम का एटॉमिक मास जमा क्लोरीन का एटॉमिक मास। क्योंकि इस फार्मूला यूनिट के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक सोडियम दूसरी क्लोरीन। दोनों के एटॉमिक मासेस को जब मैं जमा करूंगा तो मेरे पास पूरे NaCl का क्या निकल आएगा? फार्मूला मास निकल आएगा। क्यों फार्मूला मास? क्योंकि NaCl सोडियम क्लोराइड का एक फार्मूला यूनिट है, इस वजह से इसके मास को हम क्या बोलेंगे? फार्मूला मास। करके देखते हैं। सोडियम का एटॉमिक मास है 23 एटॉमिक मास यूनिट नंबर 1, जमा क्लोरीन का एटॉमिक मास। क्लोरीन का है 35.5 एटॉमिक मास यूनिट। अब सोडियम भी एक, क्लोरीन भी एक, लिहाजा इनके इन एटॉमिक मासेस को एक एटम के एटॉमिक मासेस को किसी और के साथ ज़रब देने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। हम बिल्कुल आसानी से दोनों को आपस में क्या कर लेंगे? जमा कर लेंगे। 23 को 35.5 के साथ जब जमा करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 58.5 एटॉमिक मास यूनिट। और ये सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास कहलाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, एक मिसाल तो मैंने ये आपके सामने रख दी। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, तो कैल्शियम कार्बोनेट का, ये पहली मिसाल थी, मैं दूसरी मिसाल की बात कर रहा हूँ। इधर मैं लिखूंगा कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला मास 100 एटॉमिक मास यूनिट होता है। 100 एटॉमिक मास यूनिट होता है। अब ये आप लोगों ने अपनी तरफ से खुद से ये करके देखना है और फिर देखें कि आपको फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास की समझ आई है कि नहीं। मैं कैल्शियम कार्बोनेट का
आपको फार्मूला यहाँ पे बता रहा हूँ, इसका फार्मूला है CaCO3। अब ये आपने ख़ुद मालूम करने की कोशिश करनी है कि कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला मास क्या इतना आता है या नहीं आता। अगर आपने फार्मूला मास को समझा है तो फिर आप इसका जवाब भी आसानी से लिख सकते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में आपने तफसीली समझा मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास के अंदर क्या बुनियादी फ़र्क है, और इसी के साथ साथ आपने ये भी देखा कि शय कितनी इकसाम में पाई जाती हैं, जिसमें आपने आज के लेक्चर में तफसीली समझा कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड ये भी एक किस्म की शय है और आयनिक कंपाउंड ये भी एक किस्म की शय है, और मिसालों के साथ हमने मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को समझने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से याद करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।